नमस्कार। आज हम ऐसे लोगों की बात करने जा रहे हैं जो अपने समाज में बहुत ही डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ लेके आते हैं, एक नायाब चेंज लेके आते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं और कोई भी पुराने सिस्टम को या पुराने स्ट्रक्चर को चेंज करने में बिलीव करते हैं, जो आउटडेटेड हो चुका होता है, उसको बदलने में बिलीव करते हैं और समय के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने में बिलीव करते हैं। बल्कि एक तरीके से समय के साथ ये बहुत अच्छा खेल पाते हैं और इस तरीके से खेल पाते हैं कि जो टाइम है, समय है, उसको पास्ट में भी अच्छा समझ पाते हैं, फ्यूचर के बारे में भी अच्छा समझ पाते हैं, टाइम ट्रैवल पे बिलीव करते हैं कहीं न कहीं और साथ ही साथ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से एआई मुमकिन नहीं होता। इनकी वजह से ही एआई आया है इस दुनिया में अगर मैं कहूँ तो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राहु और शनि की युति पे। वेलकम टू सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास लाने की क्षमता रखते हैं, साथ ही साथ समय के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, काम को कैसे आसानी से किया जा सके उसके बारे में जानकारी रखते हैं लोग। पर इसमें इस कॉम्बिनेशन पे बातचीत करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अब तक हम कैसे अपना कंजंक्शन सीरीज लेके आ रहे हैं। तो जैसे हमने दूसरी वीडियोस कंजंक्शन पे बनाई हुई है, उसी तरीके से इस वीडियो पे भी हम लोग स्टार्टिंग में जो पॉइंटर्स बताएंगे वो प्रेडिक्टिव पॉइंटर्स बताएंगे, साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स बताएंगे, पर्सनालिटी ट्रेट्स बताएंगे या फिर एक तरीके से फीचर पॉइंटर्स हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम लोग वीडियो के आखिरी तक जाते रहेंगे वैसे वैसे पॉइंटर्स कन्वर्ट होते रहेंगे वास्तु पॉइंटर्स पे या स्पिरिचुअल पॉइंटर्स पे, पेंडिंग कर्मा पॉइंटर्स पे या रेमेडियल पॉइंटर्स पे। तो आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आप इस कंजंक्शन को पूरा अच्छे से समझ पाए, इसकी पूरी रेंज समझ पाए और इसका जो भी बेनिफिट आपके बर्थ चार्ट पे हो पाए उसको आप बेटर यूटिलाइज कर पाए। इसके अलावा अगर आपके पास आपके बर्थ चार्ट पे कोई और कंजंक्शन है तो आप लोग हमने एक लिंक डाल के रखा हुआ है ज्योतिष कंजंक्शंस करके, वो प्लेलिस्ट आप क्लिक कर सकते हैं और अपने बर्थ चार्ट के दूसरे कंजंक्शंस को भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सैटर्न राहु कंजंक्शन पे। सबसे पहली बात जो इनके साथ होती है, जैसे मैंने कहा, ये लोग बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पीपल होते हैं। आजकल के ज़माने पे जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, जो भी नया कोई सॉफ्टवेयर आता है, जो भी नया कोई एक टाइप से सिस्टम आता है, एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है और साथ ही साथ एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी भी तरीके से काम को शॉर्टकट किया जा सके या टेक्नोलॉजी से काम को आसान किया जा सके, टेक्नोलॉजी को से काम को फास्ट किया जा सके, उस पर्टिकुलर चीज़ पे राहु सैटर्न वाले लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और साथ ही साथ इनके साथ ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी आने तक, यानी अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, जब हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली टेक्नोलॉजी में समझते हैं कि मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गया। तो टेक्नोलॉजी में मोस्टली आपका जो ध्यान रहेगा वो कंप्यूटर, मोबाइल और इस टाइप का रहेगा जो आपके सामने दिखता है या जो आपके सामने रेगुलरली यूज होता है। जैसे मोबाइल फोन एक टेक्नोलॉजी है जो आप रेगुलरली यूज करते हैं एंड यू आर एस्टोनिश्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी कि कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। पहले लैंडलाइन होता था और समय के साथ मोबाइल फोन आना शुरू हो गया। तो ये लोग वो पर्सनैलिटीज है जो सबसे पहले मोबाइल फोन के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करना बिलीव करते हैं या फिर सारे फीचर्स को ट्राई ट्राई आउट करते हैं। क्योंकि जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है उनको ये बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ मोबाइल फ़ोन की नहीं आती, जो भी स्ट्रीम में आप पर्सन हो, सपोज आप मेडिकल लाइन में पर्सन हो तो उसमें भी कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा तो उसको अपने पास आप यूज़ करना या अपने काम को उससे आसान करने में बिलीव करोगे। सपोज हम बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है या फिर कहीं ना कहीं उसके पास ऐसे टेक्नोलॉजिकल आइटम्स नहीं है और वो किसी गांव में रहता है और उसका पंखा खराब हो गया है या उसको गर्मी लग रही है और उसका उस समय लगता है कि एक काम करते हैं कि हम ना गीला कपड़ा अगर पंखे के ऊपर रख देंगे ना तो पंखे के ऊपर से जो हवा आएगी अपने ऊपर, वो ठंडी हवा आएगी। तो ये किसी पर्सन ने जब काम किया है या ऐसी कोई हरकत करेगा कोई पर्सन, या अगर एक तरीके से दूसरा एग्जांपल हम समझ ले कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने आप को अ, अगर उनका अगर कुछ पेन वगैरह टूट जाता है या कुछ कहीं पर कोई उनका साइकिल खराब हो जाती है तो कुछ ना कुछ रॉड लगा के या फिर कोई ना कोई स्टिक लगा के अपना काम चला लेते हैं। तो जहाँ पर भी आप ऐसा कुछ टिकड़मबाजी लगा के अपना काम चला लेते हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ भी, वो पर्टिकुलर स्किल भी इन्हीं सैटर्न राहु कंजंक्शन वालों के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपने काम को आसान बनाना अच्छे से जानते हैं। चाहे बंदा लिटरेट हो या ना लिटरेट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन अगर इलिटरेट है तो भी कोई बात नहीं बनती। अगर पर्सन बिल्कुल कुछ समझता नहीं है टेक्नोलॉजी के, उसके हाथ में भी नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है,
और उसको कुछ नहीं पता किसी चीज के बारे में, लेकिन उसके पास परेशानी आ गई, जो काम कर रहा है रेगुलरली और उस काम में परेशानी आ गई, तो उस काम को कैसे वो अपने काम को सॉल्व कर पाता है, उसको सॉर्ट कर पाता है और किसी जुगाड़ के थ्रू अपने काम को ठीक कर पाता है, तो वो चीज़ सिर्फ राहु सैटर्न कंजंक्शन वाले लोग कर सकते हैं। तो जुगाड़ू लोग जो बोलते हैं ना जिसको, वो राहु सैटर्न वाले लोग होते हैं। चाहे वो आप टेक्नोलॉजिकली तरीके से बोले जिसको टेक्नोलॉजी समझ आती है, या फिर कोई ऐसे पर्सन सिचुएशन में बोले कि जहाँ पर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट बन जाती है कि उसको सर्दी, अगर ठंडी हवा चाहिए है गर्मियों के मौसम में, वो भी कूलर वाली ठंडी हवा चाहिए है, तो तब वो उसके पास कूलर नहीं है और कम पैसों में या पैसे खर्च किए बिना या इमीडिएटली कोई सोल्यूशन उसके लिए चाहिए हो, तो कैसे मिलजुल के या कैसे वो एक कपड़ा लगा के, गीला कपड़ा लगा के या कोई भी बैक साइड कोई और अरेंजमेंट करके किसी तरीके से जब कोई पर्सन लोग अपने आप को सॉर्ट करते हैं इस टाइप का यूज करके, जो नॉर्मल उस गैजेट का, नॉर्मल उस पर्टिकुलर आइटम का यूटिलिटी नहीं है, तो वो पर्टिकुलर चीज राहु और शनि के युति पे आती है। जैसे काफी बार मैंने एक ऐसे ही मैं मीम देख रहा था, उसमें ये भी था कि एक पंखे पे पजामा लगा के रखा हुआ है, या बोल सकते हैं ट्राउजर लगा के रखा हुआ है, और उसमें से दो पैर निकले हुए हैं, तो एक जगह एक एक इस कमरे में हवा जा रही है तो एक उस कमरे में हवा जा रही है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये पंखा नहीं कूलर था, कूलर में या एसी में ऐसे करके रखा हुआ है कि उन्होंने पजामा या ट्राउजर करके रखा हुआ है और वो उससे अलग अलग कमरों में हवा भेज रहे हैं एक ही पर्टिकुलर डिवाइस से। तो उस डिवाइस का नॉर्मल फंक्शनिंग वैसा नहीं है, लेकिन उनकी नीड या इन लोगों की जरूरत ऐसी पड़ गई कि इनको ऐसा चाहिए था कि इनको प्रॉपर फोकस मिल पाए या चीज मिल पाए जो इनको चाहिए, और ये रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले लोग नहीं है। तो अगर एसी बोलते हैं कि इसमें चल रहा नहीं, क्यों ऐसे इसी में क्यों चलेगा, पंख कूलर इसी कमरे में क्यों चलेगा, मैं उसको दूसरे कमरे में भी लेके जाऊंगा लेकिन इस कमरे का भी काम करवा के रहूंगा। तो नॉर्मल से हटके जब ये लोग काम करते हैं, जुगाड़ बना के करते हैं, अपना काम निकालते हैं, तो उस तरीके से ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी अपना एक स्किल रखती है। और इंडिया को अक्सर जुगाड़ू नेशन बोला जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सब लोग पैसा खर्च किए बिना या पैसा ज्यादा लगाए बिना इमीडिएटली अपना सोल्यूशन निकालने में बिलीव करते हैं। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मस्त रहती है अपना इमीडिएटली सोल्यूशन निकालने के लिए, और अब बिना ज्यादा पैसे खर्च किए, क्योंकि ये लोग पैसा खर्च करने पे बिलीव नहीं करते, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि अपने पास जो सामान है उसके थ्रू चीजें की जाए। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि पैसा खर्च करने पे ज्यादा बिलीव नहीं करते ये लोग। अगली चीज इनके साथ होती है शनि या राहु युति वालों के साथ, कि कहीं ना इनकी लाइफ में ये सिचुएशन बन जाती है कि, और इस सिचुएशन से परेशान भी रहते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनके पर्सनालिटी से हल्का सा ऐसा भाव आता है कि ये सच नहीं बल्कि झूठ बोल रहे हैं, और अपना काम बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, बात घुमाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। समय के साथ ये स्किल इनकी एक पावर भी बन जाती है, जहाँ पर ये किसी को अगर झूठ बोलते हैं तो दूसरे, मतलब प्रैक्टिकली ये झूठ अच्छा मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इनको ही पता होता है, किसी और को नहीं पता होता किसी चीज में क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। जब किसी चीज को अच्छे से इस्तेमाल कर चुके होते हैं, किसी चीज को समझ चुके होते हैं, तो वहां पर इन अगर उस चीज में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन दूसरों को उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया नहीं है, तो ये कुछ भी रीजन देके बाईपास कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो डिवाइस है वो इस रीजन से नहीं काम कर रहा है। तो उस तरीके से क्या होता है कि इनिशियली इनकी लाइफ में ये सिचुएशन बन जाती है कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, यानी झूठ बोलने की परसेप्शन ये लोग देते हैं। पर समय के साथ यही चीज इनकी स्किल बन जाती है, क्योंकि जब ये समझते हैं कोई भी काम करने में जितनी मेहनत लगती है, कि कोई भी काम की निटिग्रिटीज बहुत ज्यादा होती है, टेक्नोलॉजीज की निटिग्रिटी बहुत ज्यादा होती है जो हर एक पर्सन को नहीं पता होता, उस जगह पर ये लोग फायदा उठा लेते हैं कि वहां पर ये झूठ बोल पाते हैं, अपना काम निकाल पाते हैं। इनके साथ एक चीज और होती है कि ये लोग अगर आइटम्स की बात करें, घर पे जिस टाइप का आइटम्स रखना पसंद करते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल आइटम्स या गैजेट्स ही अपने पास रखना पसंद करते हैं। पर ऑफ कोर्स जो हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मर्करी सैटर्न पे भी वो चीज़ें आ जाएगी, बिकॉज गैजेट्स जो है वो मर्करी सैटर्न पे भी आ जाते हैं, कंप्यूटर गैजेट्स या कंप्यूटर रिलेटेड आइटम्स आ जाती है। पर फिर भी यहाँ पर वो वाली आइटम्स आ जाती है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसी की बात करें, तो एसी जो होगा वो एक तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा, या फ्रिज होगा तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा। तो टेक्नोलॉजी में जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, नया चीज़ आता है, तो वो चीज़ को ये लोग अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, और नई टेक्नोलॉजी से अपना काम आसान करना पसंद करते हैं। तो ये बात का ध्यान ध्यान रखना है कि मर्करी सैटर्न पे भी ऐसे कुछ डिस्कशंस आएगी, बस डिफरेंस वही हो जाता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात चल रही है, या फिर गैजेट जो है वो गैजेट्स की बात चल रही है। तो क्योंकि मर्करी सैटर्न में भी कंप्यूटर गैजेट्स और वो सब चीज़ें आ जाएगी। इनके साथ एक और चीज़ ये होती है कि जो राहु सैटर्न युति वालों के साथ, कि ये लोग जब भी किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो जब भी कोई काम इनको मिलता है, यानी ऑफिस में भी हम बात करते हैं, तो आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, या आपके डेस्क पे कोई काम आ गया, या आपको नए टीम में ऐड किया जा रहा है और नया काम आपको दिया जा रहा है, तो जब भी इनको कोई नया काम दिया जाता है या नया काम की शुरुआत करते हैं, नया पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर इनको समझ आता है कि मुझे बहुत कुछ
बहुत सारे चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलेगा, तो ये लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भी नए काम से, बहुत जल्द ज़्यादा काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और नए काम को एक्सप्लोर करने की इनको इच्छा रहती है। अगर वो नया काम में कोई पर्टिकुलर नया कोई टूल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए, अगेन नया कोई टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो भी ये उस बात से एक्साइटेड होते हैं। पर एक डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि शुरुआत में जो वो काम होता है वो इनको बहुत एक्साइटिंग लगता है, और काम जो है वो इनको लगता है कि ये काम बहुत मज़ेदार होगा, तो बहुत तेज़ी से काम में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत तेज़ी से काम में एंगेज होते हैं शुरुआत में। इनफैक्ट हर चीज़ को ट्राई करते हैं, इवन लोगों के साथ मिक्सअप होके, इवन खुद भी अपने आप को एक्स्ट्रा रात को बैठ के, अकेले बैठ के या जैसे भी करके अपने आप उस काम को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उसके सारे एरियाज़ को समझने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उस पे करने की कोशिश करते हैं, उस काम को फ़ास्ट करने की। काम को फ़ास्ट करने की इच्छा इनके पास बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट ये आता है इनके पास, तो इनिशियल फेज़ इनका ऐसा रहता है। जैसे-जैसे प्रोजेक्ट लंबा होता रहता है, बहुत लंबा खिंच जाएगा या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, जितना इनकी एस्टिमेटेड टाइम है उससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इनकी एनर्जी ना लो होती रहती है। यानी कहीं न कहीं ये लोग, वो एक्साइटमेंट इनकी लो होती रहती है। इनके सामने बस काम आता रहे और जाता रहे, काम आता रहे और जाता रहे, उस चीज़ में ये लोग एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई काम समय के साथ खिंच जाता है, वो मतलब वही बात है कि हाथी निकल गया पूँछ रह गई, वो पूँछ जो रह जाती है ना, उसको ये ठीक नहीं कर पाते। वहाँ पर ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वहाँ पर ये लोगों को काम से मज़ा आना बंद हो जाता है और काम के इनिशियल फ़ेज़ को ही अच्छे से कर पाते हैं, काम के लेटर फ़ेज़ को ये बेटर मैनेज नहीं कर पाते। इवन काम का रेगुलर फ़ेज़ को भी ये बहुत मीडियम फ़ेज़ को या रेगुलर फ़ेज़ को भी ये बहुत अच्छा मैनेज नहीं कर पाते। इस बात पे भी हम लोग आएँगे। तो उसकी वजह से क्या होता है इनके साथ कि कहीं न कहीं समय के साथ ये एक टॉक्सिक वर्क कल्चर में एंगेज हो जाते हैं। बिकॉज़ काम तो बहुत सारे इनके शुरुआत हो जाते हैं, बिकॉज़ काम की शुरुआत करने में भी इनको बहुत मज़ा आता है। अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा काम ले लेंगे। एक के बाद एक, अच्छा ये भी काम मैं कर लेता हूँ, वो भी काम मैं कर लेता हूँ, ये तीसरा काम भी मैं कर लेता हूँ, चौथा काम भी मैं कर लेता हूँ। तो काम को मना भी नहीं कर पाते। काम जैसे ही आता है ना, उसको नो नहीं कर पाते, उसको येस ही कर लेते हैं कहीं न कहीं। और उसके बाद क्या होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा काम ओवरलोड की तरह आ जाता है। एट द सेम टाइम क्या होता है, काम तब तक ओवरलोड की तरह रहता है जब तक वो काम नया होता है। जैसे ही वो काम पुराना होना शुरू हो जाता है, तब जाके ये लोग थोड़ा बहुत काम को मना कर पाते हैं। लेकिन अगर इनको पता चले नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ नई चीज़ आ रही है, तब ये लोग उस चीज़ को मना नहीं कर पाते, बिकॉज़ इनको लगता है इससे कुछ मेरे को नया काम का एक्साइटमेंट मिलेगा और मेरे को नई चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलेगा। बट एट द सेम टाइम क्या होता है इनके साथ, जैसे ही काम किसी पर्टिकुलर लाइन में सेट हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोजेक्ट्स में ये अच्छे हो जाते हैं, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में समझ जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा टफ है, ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा ईज़ी है या टफ है। तो वहाँ पर ये लोग प्रोजेक्ट को मना कर सकते हैं या फिर उसको ले सकते हैं। वहाँ पर वो रैंडमली नहीं लेते, पर इनिशियली वो रैंडमली लेते हैं। उसके ऐसे सिचुएशन इनके पास ये हो जाती है कि इनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है और फाइनली एक सिचुएशन ये हो जाती है कि ये लोग कभी भी काम को प्रॉपर्ली फिनिश नहीं कर पाते हैं और उसके ऐसे जो वर्क कल्चर इनका होता है वो थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, बिकॉज़ इनकी अनबन होनी शुरू हो जाती है या फिर मैनेज नहीं हो पाता है। रिलेशनशिप ऊपर-नीचे हो जाते हैं और इवन क्लाइंट्स के साथ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। बट इनको वो chaos पसंद है। मतलब मैं बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्बिनेशन है सैटर्न राहु कंजंक्शन की, तो कहीं न कहीं chaos आता है लाइफ में और कहीं न कहीं chaos इनको पसंद भी है। लाइफ chaos के अंदर ही निकालते हैं। वो वर्क chaos जब तक नहीं होता ना, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर, काम बहुत मल्टीपल काम चल रहे हैं, तो तब तक इनको मज़ा नहीं आता। इनको वर्क chaos हल्का-सा चाहिए भी होता है। समय के साथ इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे, जहाँ पर ये सिनेरियो पेसिमिस्टिक लगता है, प्रॉब्लमैटिक लगता है, जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया, समय के साथ इसी काम में एज अ सॉल्यूशन ये लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने काम में का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसे सिस्टम्स, टूल्स, मेथोडोलॉजीज और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का बेनिफिट यूज करते हुए या फिर कोई भी जुगाड़ू मेथड्स यूज करते हुए, या फिर कोई भी टाइप का ऑटोमेशंस यूज करते हुए अपने काम को इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं और मशीन बेस्ड हैंडलिंग में उसको डाल देते हैं। यानी कहीं न कहीं इनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट को ये कम करके उसको ऑटोमेशंस के थ्रू, वर्कफ़्लोज़ के थ्रू काम को ऐसा सेट कर लेते हैं कि किसी वजह से, किसी तरीके से एक तीर से 2 निशाने हो पाए। एक पर्टिकुलर एक्शन से 2 काम हो पाए। एक पर्टिकुलर चीज़ से 2 पर्टिकुलर चीज़ें हो पाए। तो ये अपने काम को फास्ट, बेटर और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी वाइज़ बेटर कर देते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी वो चीज़ बेनिफिशियल हो जाती है कि अपने काम को ये प्रोडक्टिवली बेटर कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये भी आ जाती है कि हायरार्की में जब हम बात करें लोगों की स्ट्रक्चर जो होता है, हायरार्की जो होता है, जो रूल्स होते हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। तो इनके साथ ये हो जाता है कि जब ये देखते हैं कि कोई काम इनका रुक रहा है या काम अटक रहा है बिकॉज़ ऑफ हायरार्की, बिकॉज़ ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज़ ऑफ रूल्स, तब ये ऑटोमेटिकली ऐसे प्रोडक्ट्स निकालते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो दूसरों को समझ नहीं आते हैं।
ऐसे पर्टिकुलर वर्कफ्लोज या ऑटोमेशंस निकालते हैं जो सिर्फ यही हैंडल कर सकते हैं, दूसरे लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। और उसके ऐसे क्या होता है, जो इनके आसपास के जो लोग हैं, यानी जो इनके सीनियर्स है, अथॉरिटी में जो लोग ऊपर है, या फिर जो पुराना वर्क कल्चर है, जो वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा स्टक हुआ हुआ है, स्टेगनेंट है, फ्लेक्सिबल नहीं है, उस पर्टिकुलर वर्क कल्चर जो है वो इनसे अडॉप्ट नहीं हो पाता है और इतना जल्दी इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सीख भी नहीं पाता है। तो वो इनको अलाउ कर देता है कि बिकॉज ऑफ यू द वर्क इज गेटिंग बेटर, या वो बिकॉज ऑफ यू द वर्क इज गेटिंग फाइन, सो ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो। तो इनको वो फ्रीडम या वो आज़ादी मिल जाती है, और उनको ये फ्रीडम और आज़ादी चाहिए होती है। बिकॉज राहु शनि युति वालों के साथ एक खास बात होती है, जो अगला पॉइंट है, कि ये लोग एक तरीके से इनर्टली रिबेलियन होते हैं। ये लोग समाज के अकॉर्डिंग या लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते, सिस्टम और वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते, सेट स्ट्रक्चर्स पे ये लोग बिलीव नहीं करते, सेट रूल्स पे ये लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि इनको ये लगता है कि जिंदगी आगे बढ़ रही है और हमारी स्पीड कम हो रही है। तो अपनी स्पीड को ये कम करना पसंद नहीं करते, अपनी स्पीड को ये मेंटेन करना पसंद करते हैं, और स्पीड के अकॉर्डिंग आगे चलना पसंद करते हैं। मार्स के साथ भी है कि स्पीड के अकॉर्डिंग आगे चलना बस पसंद करता है। राहु के साथ है तो बात तो आ ही जाती है। पर बात यहाँ पर यह आती है कि शनि, यानी उनके कैरियर में अगर कोई पर्सन स्पीड कम कर रहा है उनकी, तो वो चीज उनको पसंद नहीं आती है। ये स्किप द लाइन के भी कर लेते हैं। स्किप द लाइन मतलब ये उस ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव करते हैं जहां पर ओपन डोर पॉलिसी हो, जहां पर अगर कहीं पर हायरार्की वाला सिचुएशन हो जाए और बॉस के ऊपर से आपको आप स्किप नहीं कर सकते, तब भी ये तरीके निकाल लेते हैं कि कैसे अपने आप को बॉस से रिबेल करके, या बॉस का काम ठीक से ना करके, सुपर बॉस को बेटर काम देके, और तो अपना काम नहीं, अपना रास्ता क्लियर करके आगे बढ़ने की इनकी क्षमता रहती है, क्योंकि इनका काम कोई नहीं रोक सकता। ये एक मेहनती भी बहुत होते हैं और मेहनत को बेटर मैनेज कर पाते हैं, फास्ट कर पाते हैं। इनिशियली ऐसा लग सकता है कि इनके ऊपर काम ज्यादा आ रहा है और टॉक्सिक वर्क कल्चर का सिचुएशन आ जाता है, पर समय के साथ ये उसको मास्टर कर लेते हैं और दूसरे लोगों से आगे बढ़ जाते हैं। इनके साथ सिर्फ ये बात नहीं आती कि ये लोग जनरल रिबेलियन और अपनी फ्रीडम पे बहुत बिलीव करते हैं, पर एट द सेम टाइम काम में या वर्क वाइज या एज वाइज अगर मैं बोलूँ तो, खासकर अभी एज की बात करें तो, जैसे जैसे इनकी एज ज्यादा होती है, तो ये इनका जो रिबेलियन एटीट्यूड है, या अपनी आज़ादी की तरह काम करना, या जुगाड़ू तरीके से काम करना, या फिर एक तरीके से हायरार्कीज को उतना ना मानना, सेट स्ट्रक्चर्स को इतना ज्यादा ना मानना, वो चीज़ बढ़ती रहती है एज के साथ। ये समय के साथ, एज के साथ और रिबेलियन होते रहते हैं, सिर्फ जर्नल लाइफ में नहीं, अपने करियर में नहीं, बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ भी। करियर लाइन में या अथॉरिटी वाइज तो हल्का सा रिबेलियन ये लोग रहते ही है, पर पेरेंट्स के साथ भी ये कहीं ना कहीं रिबेलियन होना शुरू हो जाते हैं। और पेरेंट्स के पुराने एक्सपीरियंसेस को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि पेरेंट्स की एडवाइस को भी एट टाइम्स ये लोग फॉलो नहीं करते, अपना रास्ता खुद निकालने में ये लोग बिलीव करते हैं। तो पेरेंट्स इनसे काफ़ी बार घबराते हैं, या पेरेंट्स कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि ये अपना अपना सब कुछ सही कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन जो है, ये इनिशियल ऑफ फेस ऑफ लाइफ में हल्के से डरे हुए होते हैं, पर समय के साथ इनके अंदर से डर खत्म हो जाता है, और इवन पेरेंट्स और इवन सीनियर्स से भी ये लोग घबराते नहीं हैं। और उन वो जब पेरेंट्स अपने आप को समय के साथ अपग्रेड नहीं करते हैं, तब ये लोग उनसे रिबेलियन ज़्यादा बन जाते हैं, बिकॉज वो लोग समझ नहीं पाते कि इन लोग के जो करने, किसी भी काम करने की जो रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, और पेरेंट्स जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं कर सकते। ये कॉम्बिनेशन शनि राहु की युति वालों की वही कॉम्बिनेशन है एक तरीके से, कि जहाँ पर सिचुएशन बन जाती है कि कोई भी पर्सन जो है वो टेक्नोलॉजी को बेटर हैंडल ना कर पाए। यानी एज के साथ, अगर इस पे पेरेंट्स का एग्जांपल है, तो एज के साथ जो पेरेंट्स अपने गैजेट्स को, या अपने टेक्नोलॉजी को, या अपने जितनी भी इनोवेशंस जो मार्केट में आती है, उसको सही से मैनेज जब नहीं कर पाते हैं, तो वो पर्टिकुलर पेरेंट्स एक तरीके से शनि वाले राहु के काबू में आ जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं इसके रेमेडीज करने चाहिए, ताकि शनि राहु उनका खुले और वो गैजेट्स को बेटर यूटिलाइज कर पाए। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये भी बात आ जाती है कि अगर आपका राहु इसमें अच्छा है, तो आप समय के साथ चल रहे हैं, गैजेट्स को बेटर बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और समय के साथ अपनी अपने आप को इनोवेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पर शनि स्ट्रांग हो जाता है, जहाँ पर पेरेंट्स इस बात पे अटक जाते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ये था, हमारा ज़माना ये था, हमारे साथ ऐसा होता था, हमारा जो जिस कंपनी में हम काम करते थे वहाँ पर हमने 20 20 30 30 साल काम किया है, और वहाँ पर इसी तरीके से चलते आ रहा था काम, तो नया कोई तरीका हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन तंग करना शुरू कर देती है, जैसे ही समय आगे बढ़ता है, जैसे ही राहु प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। अगली चीज अगर इनके साथ आती है एज मतलब इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें थोड़ा सा वास्तु पॉइंट ऑफ सिनेरियो पे, कि शनि राहु के साथ एक चीज आ जाती है कि ये लोग अपने घर पे या अपने पास जब भी, इवन मैंने खासकर दशा में ये चीज देखा है, कि ये लोग उस समय स्पीकर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, या एक अच्छा ईयर स्पीकर खरीदते हैं, लाउड
वॉल्यूम पे इनको अपने गाने सुनना पसंद है। और डिफरेंट टाइप से वो जब गाने सुनते हैं, या वो जो इवन जो मेगा स्पीकर्स होते हैं या फिर लाउड स्पीकर्स होते हैं, तो वो चीज़ को यूज़ करना पसंद करते हैं। इनके पास आता है, गिफ्ट फॉर्म में भी आता है, एट द सेम टाइम ये लोग खरीदते भी है, तो किसी ना किसी तरीके से इनके पास लाउड स्पीकर्स आते हैं। अब लाउड स्पीकर्स का एक तरीका अगर आप समझ लीजिए, वास्तु में तो ये आइटम आ ही जाता है और गाने भी मस्त आवाज में सुनते हैं। तो स्पीकर्स कैसे यहाँ पर आ रहा है, स्पीकर्स वाली बात कैसे यहाँ पर आ रही है? अगर सूर्य का हल्का सा भी यहाँ पर इंडिकेशन आ जाता है, इस कॉम्बिनेशन में हल्का सा भी सूर्य का लिंक आ जाता है, तो स्पीकर्स पे वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पर ये लोग को एक मौका मिल जाता है कि कैसे अपने कान बंद रखने हैं, यानी दूसरों की बात नहीं सुननी है। और एट द सेम टाइम अगर सुनना है तो वो सुनना है जो मुझे सुनना है। तो अपने ये सिलेक्टिव लिसनिंग में उस तरीके से चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने देखी है जर्नल, मतलब जर्नल रीडिंग्स में या जर्नल ऑब्जर्वेशंस में। तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि कितने लोगों के पास ये, कितने लोगों के साथ ये रीडिंग अप्लाई होती है। और हम लोग ऑफ कोर्स इसके बेस पे और ज़्यादा अपने जो प्रिडिक्शंस है इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अगली चीज़ जो राहु सैटर्न के साथ आती है, वो समझने वाली बात ये है कि ये लोग ना दूसरे लोगों का जो जिल्च है या गंदगी है या फिर मतलब नेगेटिविटी है, पेसिमिज्म है, वो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करते हैं एट द इनिशियल स्टेज। जब इनका सैटर्न प्रोमिनेंट होता है और राहु प्रोमिनेंट नहीं होता है, तो ये लोग रिबेल नहीं कर पाते या स्टैंड नहीं रख पाते या अपने आप को रिस्पॉन्स सही से नहीं कर पाते, तो ये अपने ऊपर रिसीव ज्यादा कर रहे होते हैं। वही जैसे मैंने बोला टॉक्सिक वाला वर्क कल्चर, तो टॉक्सिक वाले सिनारियों से टॉक्सिक वाले कमेंट्स, टॉक्सिक वाले कमेंट्स यहाँ पर ज्यादा नहीं आएगा। टॉक्सिक वाला जब भी कोई सिनारियो बनता है, प्रॉब्लम्स आती है, टॉक्सिक प्रॉब्लम्स आती है, आपके ऊपर ऐसे काम डाल दिए जाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपको करना पड़ रहा है और आपको वो काम अच्छे से नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर भी आपको कुछ बोला जा रहा है। तो वो चीज़ें इनके ऊपर आ जाती है एक नॉर्मल जिंदगी में भी। तो वहाँ पर ये सिचुएशन इनके साथ बन जाती है कि जब इनको लोगों का जिल्च या फिर गंदगी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेनी पड़ती है इनिशियली लाइफ के। तो इनिशियली लाइफ का इनको लगता है कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है या हमें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रहा है। और एट द सेम टाइम कोई हमें समझता नहीं है, हमारी बातें कोई समझता नहीं है, हमारे कैरियर आइडियाज़ को कोई समझता नहीं है। और हमें ही हर एक की बात समझनी होती है, और इस तरीके से समझनी होती है कि मतलब वो हर कोई सुना के हमें चले जाता है और मतलब हमारे पास कुछ होने के लिए होता नहीं है। तो वो जो ज़िल्च है अपने ऊपर लेते हैं, उसके वजह से एक सिचुएशन इनके पास बन जाती है कि वो जो ज़िल्च है ना, वो एक तरीके से खाने-पीने में भी ये जो थोड़ा जंक फूड इनके पास आ जाता है। और अदरवाइज़ लाइफ़ में ये लोग जो काम करते हैं, घर से दूर काम इनका ज़्यादा अच्छा फ्लरिश करता है, इंस्टेड ऑफ घर के अंदर। तो पर ज़िल्च जो ये लोग लेते हैं इनिशियली, उसके साथ चक्कर क्या होता है, इनके अंदर कहीं न कहीं ज़हर उत्पन्न होता है। मतलब क्योंकि ज़हर का हल्का-सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो इनके अंदर ज़हर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वो ज़हर इनके पास डाइजेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो उस ज़हर को इम्प्रोवाइज़ करके उसको डाइजेस्ट करे एक तरीके से, या फिर उसको दूसरों पे उगले। तो मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि ये काफ़ी करवाहट जो है लोगों को बोल सकते हैं, या रैंडमली कुछ किसी को बोल देते हैं तो कुछ भी उल्टा-सीधा बोल सकते हैं। तो वो सिचुएशन इनके साथ हो सकती है। इनको बच बच के रहना चाहिए कि इनको नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बोलने की ताकत है या किसी को कुछ ऐसे एक तरीके से ब्लास्ट आउट करने की ताकत है, तो वो चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। ये उसी तरीके से जैसे कि जो हलाहल था, वो भगवान शिव को लेना पड़ा था समुद्र मंथन में, और वो हलाहल उनको अपने गले में धारण करना पड़ा। तो इनको उसी तरीके से अपने गले में, अपने अपने कंठ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो सही बोल रहे हैं और क्या वो गलत बोल रहे हैं। और ऐसा ज़रूरी है कि सीधा उगल देना है जो हलाहल उनके गले में है, उस हलाहल को वहाँ पर होल्ड करके रखना है और उतना ही क्वांटिटी एब्ज़ॉर्ब करना है या निकालना है, जितना क्वांटिटी किसी सिचुएशन को, किसी काम को सही से करवाने में चाहिए है। क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर यही बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस हलाहल को अगर ये सही से ऑपरेट नहीं करते हैं, तो यही कॉम्बिनेशन इनके लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाती है, बिकॉज़ यहाँ पर कहीं न कहीं ये कॉम्बिनेशन बहुत मल्टीपल चीज़ों से रिलेट करती है। अगर इसको अंदर ले लिया जाता है, तो ये फूड पॉइज़निंग की तरह रिलेट करती है। यानी जो ये खाना खाते हैं उल्टा-सीधा, या फिर एट द सेम टाइम दूसरों का, अगर इनको नेगेटिविटी पिंच कर जाती है और वो ज़हर इन्होंने दूसरे लोगों का अपने अंदर ले लिया है, तो वो फूड पॉइज़निंग की सिचुएशन क्रिएट कर लेती है। और दूसरी तरफ अगर ये दूसरों के ऊपर वो चीज़ उगल देते हैं, तो वो पितरों की प्रॉब्लम, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो दोनों ही तरीके से ये ना अंदर लिया जा सकता है, ना निकाल सकते हैं। चाहे ये कॉम्बिनेशन हम लोग मरकरी के अंदर भी ये हल्की सी बातचीत आ सकती है, पर ये अगर आप इस कॉम्बिनेशन को एम्पलीफाई करेंगे, तो राहु मरकरी सैटर्न अगर हम बोलेंगे, तो राहु मरकरी सैटर्न को इस मेरी बातचीत पे बहुत ध्यान देते हुए बच के रहना चाहिए और होल्ड करके और सही तरीके से हैंडल करना चाहिए, जो भी वो चीज़ काम ले रहे हैं, कर रहे हैं, और या फिर वो काम किसी को दे रहे हैं या बातचीत किसी को दे रहे हैं। तो अगर मरकरी आ पाए तो बातचीत का रूप हो जाता है, पर अगर काम सैटर्न हो जाए तो काम का रूप हो जाता है। बिकॉज़ इनके साथ ये हो जाता है, काम के मामले में इनको ज़रूरत से ज़्यादा काम अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए,
और ज़रूरत से ज़्यादा काम किसी और को देना भी नहीं चाहिए। अगर हम शनि राहु के युति पे भी फोकसली बात करें, स्पेसिफिकली बात करें, तो उस बात का ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ उसी बेस काम के बेस पे वो सिचुएशंस आ जाती है कि आप दूसरे को टॉर्चर कर रहे हो, प्रेशराइज़ कर रहे हो। चाहे टॉर्चर एग्ज़ैक्टली वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, वो केतु और सैटर्न के साथ आएगा, पर आप प्रेशराइज़ कर रहे हो दूसरे लोगों को काम के बेस पे। तो फूड पॉइज़निंग का इनको ध्यान देना चाहिए है। और इस कॉम्बिनेशन को अगर इम्प्रोवाइज़ करना है, अपने लाइफ में बेटर करना है, तो भगवान शिव जो है, महादेव जो है, उनकी पूजा आराधना करने पे ऑफ कोर्स बेनिफिट होता है। और साथ ही साथ जो उनके नाग है, उन पे भी उनका भी पूजा करने का, इवन नागलोक जो है, उनके उसकी भी पूजा करने का, इवन एट द सेम टाइम नाग पंचमी में भी पूजा करने का बेनिफिट इन लोगों को मिल जाता है। उस चीज़ का इनको ध्यान देना चाहिए। एक और चीज़ आगे, अगली पॉइंट जो चीज़ आती है शनि राहु के युति पे, तो वो ये आता है कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ही हमारी ज़िंदगी में जैसे जुगाड़ू 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 करके, या फिर लगातार ऐसे सिचुएशंस काम को इम्प्रोवाइज करते हुए, तो सबसे बड़ा जुगाड़ जो हमारी ज़िंदगी में आजकल हो चुका है, वो हो गया है टू हैव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन योर सिस्टम्स। यानी एआई के थ्रू आप अपना काम बेटर कर सकते हो। तो वो राहु मरकरी सैटर्न हो गया एक तरीके से, तो या फिर राहु मरकरी हो गया है, तो वो एक तरीके से एआई के बेस पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज एडवांस हो चुकी है राहु मरकरी के बेस पे। और आपका वर्क इजी हो गया है बेस्ड, अगर आप उसको सैटर्न भी साथ ऐड कर लेते हो, तो आपका करियर इजी हो गया उसके बेस पे। तो वो चीज़ यहाँ पर अच्छे से अप्लाई हो जाती है। तो हमें जो देन मिली है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो राहु सैटर्न के वजह से ही मिली है। जहाँ पर कुछ लोगों को लगा कि क्या ये काम या ये चीज़ें हम आसान नहीं कर सकते, क्या ये काम हम लोग बेटर नहीं कर सकते, राहु मरकरी होता तो और क्या हम ये टास्क बेटर नहीं कर पाते, और अगर राहु सैटर्न है तो क्या हम अपना कैरियर फास्ट नहीं कर सकते, क्या हम अपना कैरियर ऑटोमेट नहीं कर सकते, क्या हम अपना एआई के थ्रू अपना जो काम है उसमें उसको काम में नहीं ले सकते एआई को। तो वो चीज़ एआई को आप यूज़ कर रहे हो अगर राहु मरकरी कॉम्बिनेशन पे, इस राहु सैटर्न की कॉम्बिनेशन पे, तो आपके उसमें राहु प्रोमिनेंट है, इसलिए आप एआई को यूज़ कर रहे हो अपने राहु सैटर्न कॉम्बिनेशन पे अपने काम में। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप बॉडी, अपने शरीर को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, अपने आप को एज अ पर्सन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, रेगुलरली अपने आप को फुल्ली इन्वॉल्व करके एज अ इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी टीम को इन्वॉल्व कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, पर आप एआई यूज़ नहीं कर रहे अपने काम को, अपने काम में, अपने करियर में, तो ऑटोमेटिकली आप ह्यूमन यूज़ ज़्यादा कर रहे हो। तो दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी कि आप एआई यूज़ कर रहे हो, या राहु को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, या फिर आप ह्यूमन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। कि क्योंकि कहीं ना कहीं यही सिचुएशन बन जाती है कि आपको दोनों को मिक्स करके चलना चाहिए। तो और ये कंफ्यूजन हमेशा इनके साथ रहती है कि एआई वर्सेस ह्यूमन, एआई ज्यादा आगे जाएगा या ह्यूमन ज्यादा आगे जाएगा। राहु अगर लेके चल रहे हैं, एआई आगे लेके जा रहे हैं, तो हम अपने ऊपर जिल्च कम कर रहे हैं, जो जिल्च की बात की थी। और अगर हम लोग ह्यूमन वैल्यू ज्यादा लेके जा रहे हैं, तो हम उस जगह पर जा पर रहते हैं, हम वहां पर ही स्टिक रहना चाहते हैं, स्टक रहना चाहते हैं, हम अपने आप को उस जगह से चेंज नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने एआई को ज्यादा यूज किया, जो हमें देन मिली है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की, तो जैसे ही आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया, तो ऑटोमेटिकली आपके जो एवेन्यूज ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस होगा वो बढ़ जाएगा। यानी आपके कर्म स्थल जो है, वो कर्म स्थल बदलने की क्षमता बन जाती है, और आपके पास मौका मिल जाता है अपनी नौकरी और अपनी लोकेशन चेंज करने की। तो यहाँ पर एक और बात यहाँ पर आ जाती है कि जो मैंने आपको एआई वाला बात बोला, और अगर मैं मरकरी का बात बीच में बोलता हूँ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राहु सैटर्न ही फाउंडेशन है एआई का बिल्डअप के लिए। राहु मरकरी उसके ऊपर आएगा, कहीं ना कहीं एक तरीके से कन्वर्जन का एक, कि हमको अपना कैरियर फास्ट करने के लिए, उस जो रेगुलर जो बोरिंग और सिंपल काम है, जो काम कोई भी कर सकता है, उस काम को हम लोग किसी को दे सकते हैं, किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर वाला काम है तो मर्करी हो गया, अगर बिजनेस ऑटोमेशन वाला काम है, या फिर मशीनरी ऑटोमेशन का अगर हम काम बोलेंगे, मशीनरी ऑटोमेशन का बात बोलेंगे, तो उस फिर सैटर्न का एनर्जी आ जाता है, तब राहु मार्स सैटर्न का एनर्जी आ जाता है। तो कैसे भी करके जो कहीं पर भी आप ऑटोमेशन क्रिएट कर रहे हो, एआई लेके आ रहे हो, वो कैसे भी करके राहु से ही आ रहा है। और अपने काम को आसान कर रहे हो, तो जुगाड़ू कर रहे हो, तो वो सैटर्न की एनर्जी को आप इजी कर रहे हो और अपने कैरियर को फास्ट कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पे घुसते रहोगे, जितना ज़्यादा आप राहु सैटर्न को इम्प्रोवाइज करते रहोगे राहु के रास्ते, उतना ही ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको अलाउ करती है कि आपके अब्रॉड के कॉम्बिनेशन बनते हैं, या अब्रॉड की सिचुएशंस बनती है। तो राहु सैटर्न की दशा में भी ये सिचुएशंस बनती है कि आपके अंदर अब्रॉड जाने की इच्छाएं बनती है, और अब्रॉड के लिए कॉम्बिनेशन आपको वो सक्षम करता है। आप अपने काम आपसे मेहनत बहुत करवाता है, बट एट द सेम टाइम वो मेहनत जो है
उसको आप सिंक्रोनाइज कर देते हो, उसको आप सेट कर देते हो, उसको आप ऑटोमेट कर देते हो, और आप काम अपने काम को फास्ट और बेटर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी की बेस पे आप इम्प्रोवाइज कर पाते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाते हो, बिकॉज आप प्रोडक्टिविटी टूल्स यूज करते हो और अपनी और बाकी लोगों के कंपैरिजन में यूज करते हो। बाकी लोग नहीं यूज करते, आप यूज करते हो। तो उसके से आपके जो कैरियर ऑप्शन है वो इम्प्रोवाइज हो जाते हैं। एट द सेम टाइम आपकी डिमांड या आपकी रिक्वायरमेंट अब्रॉड में ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप दूसरे लोगों को वो चीज़ ज़्यादा अच्छा शोकेस कर पाते हो, अपने लोगों को नहीं शोकेस कर पाते, क्योंकि जैसे ही आप अपने लोगों को शोकेस करना शुरू करते हो, दे आर नॉट रेडी टू लीव दैट पर्टिकुलर प्लेस या दैट पर्टिकुलर जॉब या दैट पर्टिकुलर वर्क कल्चर। वो आपको चाहिए दूसरा वर्क कल्चर। तो आपको जब दूसरा वर्क कल्चर चाहिए, तो आप वो चीज़ यूज़ करके आपके अपने अब्रॉड के सिनेरियोस और ज़्यादा इंप्रोवाइज कर लेते हो। तो राहु सैटर्न कंजंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर अब्रॉड की भावना रखता है, और राहु सैटर्न की दशा में भी अब्रॉड के सिनेरियोज बनते हैं। साथ ही साथ ये सिचुएशन बन जाती है कि ये कॉम्बिनेशन इटसेल्फ जितना स्ट्रांग होता रहेगा, उतना ही आपको अब्रॉड में अपने आप को इंटरव्यू देना या अब्रॉड के एवेन्यूज को आप बेटर हैंडल करना या अब्रॉड जाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एंड यू कैन बी अ गुड, यू कैन बी अ प्रोमिनेंट पर्सन इन अब्रॉड लोकेशन। आपके थ्रू वहाँ पर काम बेटर हो पाएगा, या आप बेटर एक्सेप्टेबल होगे वहाँ पर इंस्टेड ऑफ योर ओन प्लेस। तो यहाँ पर कैरियर अब्रॉड के ये कॉम्बिनेशन बनती है शनि राहु युति वालों का। तो उनको वो लोग ट्राई कर सकते हैं, उनको इसका बेनिफिट रहेगा। अगला पॉइंट जो राहु शनि के साथ है वो ये है कि ये लोग जो है नॉर्मल कोई पर्टिकुलर कंपनी का स्ट्रक्चर होगा, या किसी भी जगह का स्ट्रक्चर होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, किसी भी समाज में कोई स्ट्रक्चर सेट होगा जो पुराना होगा, जो आउटडेटेड होगा, जो पुराने नियमों के साथ चल रहा होगा, जिसमें नियम और जो चीज़ें हैं वो नुकसान कर रही है किसी को, या समय के साथ बदल नहीं रही, या एट द सेम टाइम जो उससे बेनिफिट निकल सकता है। दूसरे लोग आगे बढ़ गए, ये लोग अपना वहीं पर खड़े होके रह गए, तो वो जो बेनिफिट दूसरे लोग निकाल के ले गए और ये लोग नहीं निकाल पाए, उस चीज़ को ये हिलाना जानते हैं, उस चीज़ की फाउंडेशन को ये शेक करना जानते हैं। तो ये नॉर्मल फाउंडेशन पे बिलीव नहीं करते, ये बिलीव करते हैं कि फाउंडेशन शेक करनी चाहिए, और मतलब पूरी फाउंडेशन को हिलाने में बिलीव करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने में बिलीव करते हैं। पूरा जैसे मैंने इवन राहु मार्स के सॉरी मार्स सैटर्न के एग्जांपल में बोला था कि कैसे वो एक तरीके से किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, या स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पिलर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लोग बिलीव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह का फाउंडेशन शेक करने में, और खासकर तब जब वो फाउंडेशन आउटडेटेड हो जाए, तो इस समय के साथ जब कोई चीज़ ना चले और उससे किसी का ना किसी का नुकसान हो रहा हो। जैसे वही आप समझ लीजिए, जैसे कुछ कंपनीज होती है, वो कंपनी ने अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं किया और वो फेल हो गई। अब अगर बिजनेस केस स्टडी के हिसाब से देखा जाए, तो एक एग्जांपल अगर देखे, मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब में वीडियो देखा था कि वो जो निरमा वॉशिंग पाउडर है वो किस तरीके से पहले बहुत सक्सेसफुल थे, बल्कि उन्होंने रियली रेवोल्यूशन लेके आए थे इन टर्म्स ऑफ सोप इंडस्ट्री में। जहाँ पर पहले जो होता था वो घर का बेसिक ग्लिसरीन बेस या फिर अदरवाइज घर का वो बार यूज होता था। तो ब्राउन कलर का होता था साबुन, और वो लोअर मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा यूजेबल था, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था इन टर्म्स ऑफ यूजिंग एनी अदर सोप डिटर्जेंट। तो तब ये पर्टिकुलर सोप सामने आया था, निरमा वॉशिंग पाउडर सामने आया था, जिसमें एक तरीके से कम दाम में लोअर मिडिल क्लास के लिए वो ऑप्शन बन गया था। और मिडिल इवन क्या हो गया था कि मिडिल क्लास भी जो है उसको भी यूज करना शुरू कर दी थी। लेकिन उस समय मिडिल क्लास बहुत बड़ी क्लास नहीं थी, समय के साथ मिडिल क्लास बनी बहुत बड़ी क्लास, तो तब मिडिल क्लास को कुछ और ऑप्शन चाहिए था। सो फाइनली जो सर्फ चलता था उस समय, वो सर्फ सिर्फ टॉप क्लास के लिए था, या फिर रिच क्लास के लिए था। और समय के साथ क्या हुआ कि सर्फ को समझ आया कि उनको दूसरा प्रोडक्ट निकालना चाहिए जो चीपर प्रोडक्ट हो, तो उन्होंने व्हील निकाला था। तो इस तरीके से सिचुएशन बन गई थी कि व्हील ने जो है वो टेक ओवर कर लिया मार्केट को, जो निरमा की मार्केट है, और बाद में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर ने भी टेक ओवर कर लिया निरमा के मार्केट को। तो इस तरीके से सिचुएशन ये हो गया था कि निरमा एक अच्छा प्रोडक्ट था और सही से चल रहा था, बट अदरवाइज और इनिशियली वो रेवोल्यूशन लेके आए थे उसी फॉर्म में जिस टाइप से राहु सैटर्न रेवोल्यूशन लेके आया। लेकिन समय के साथ अगर राहु सैटर्न सही से खत्म हो जाए, मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो जाए, या फिर वो समय के साथ अपने आप को इनोवेट ना करे, इनोवेट करना बंद हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वो आउटडेट हो जाता है। तो राहु सैटर्न वाले जो लोग हैं वो बने इसलिए होते हैं कि वो जब कोई चीज़ आउटडेट हो जाती है, या पुराने सिस्टम्स को ही आप मेंटेन कर रहे हो, नया प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे। जैसे निरमा ने बाद में क्या किया कि अलग अलग ब्रांड्स प्रोड्यूस किए, इवन निरमा की मार्केट इमेज डाउन हो गई थी इस चक्कर में कि उनका लोअर क्वालिटी पाउडर कंसीडर हो गया इंस्टेड ऑफ बेटर क्वालिटी पाउडर, बिकॉज वो हमेशा लोअर क्लास के था। और इवन दूसरे पाउडर्स आ गए, डिटर्जेंट पाउडर्स आ गए, तो ऑटोमेटिकली वो कैटेगराइज हो गया कि, या परसेप्शन बन गई, कंज्यूमर परसेप्शन बन गया कि वो हायर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। तो उसके ऐसे जब वो बाद में ऑयल लेके आए, या हेयर ऑयल लेके आए, दूसरे प्रोडक्ट शैम्पू लेके आए, दूसरे प्रोडक्ट्स लेके आए, जो तीन चार प्रोडक्ट्स और लेके आए वो,
तो उसके बारे में भी यही परसेप्शन निरमा की बन गई थी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, हो सकता है। जबकि जब बात की जाए हम लोग इन टर्म्स ऑफ सर्फ, तो सर्फ ने जब ब्रांड निकाला था व्हील, तो उसने अपना सर्फ नाम वहाँ पर ज़्यादा शोकेस नहीं किया था। पर निरमा ने जब अपना ब्रांड निकाले दूसरे प्रोडक्ट्स के, तो इवन इवन बेटर पाउडर भी जब अपना निकाला सर्फ निरमा ब्लू करके, निरमा ब्लू जो था वो उसका बेटर वर्जन था अपने नॉर्मल रेगुलर येलो वर्जन से। बट क्या था कि उसकी वैल्यू भी कम रही, उसकी वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं रही, बिकॉज ऑटोमेटिकली निरमा ने अपना ब्रांड मेंटेन रखा वहाँ पर। तो उसके से क्या सिचुएशन बन गया, बिकॉज उसने अपना ब्रांड वहाँ पर मेंटेन रखा, ब्रांड नेम मेंटेन रखा, तो उसके ऐसे सिचुएशन ये बन गया कि अगर कोई परसेप्शन डाउन हो गया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोडक्ट्स जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उससे लिंक होके उनका परसेप्शन भी डाउन हो गया। तो निरमा ने अपने आप को अपने स्ट्रक्चर को, कंपनी के फिलॉसफी को, या फिर मैनेजमेंट को उतना उस तरीके से वर्कआउट नहीं किया कि जो राहु सैटर्न की एनर्जी को यूज करके कि समय के साथ अपना प्रोडक्ट बेटर करना, या समय के साथ इम्प्रोवाइजेशन करना, समय के साथ जो सेट स्ट्रक्चर्स है उनको चेंज करना, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। जबकि जब इनिशियली मार्केट में अपनी एंट्री थी, तो वो इनिशियली उन्होंने अपने आप को लेके आए एज अ इनोवेटिव प्रोडक्ट, एज अ न्यू प्रोडक्ट। बट समय के साथ जब और ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत पड़ी या सिचुएशंस की ज़रूरत पड़ी, तो वो पर्टिकुलर एरियाज नहीं काम कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर सैटर्न है, सैटर्न के साथ एक चीज़ आ जाती है कि सैटर्न भी तो स्ट्रक्चर पे बिलीव करता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होने की बात आती है, बट एट द सेम टाइम पुराने प्रोटोकॉल्स और चीज़ों को पूरी तरह से चेंज करने के लिए और भी कॉम्बिनेशंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सिचुएशन बस वही बन जाती है कि आपने समय के साथ चेंज किया, बट आपने कंटिन्यूसली उस राहु एनर्जी को मेंटेन नहीं किया, आप सैटर्न एनर्जी में चले गए। तो वो सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। तो ये लोग बिलीव करते हैं राहु सैटर्न वाले कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का, इंडस्ट्री का, या सिनेरियो का फाउंडेशन चेंज करने का पूरा मतलब दुनिया हिला देने वाली बात है, या दुनिया इंडस्ट्री हिला देने वाली बात है, कंपनी हिला देने वाली बात है। तो उस तरीके से ये लोग हिलाने में बिलीव करते हैं और पूरा उसको शेक कर देते हैं, और उससे नया इनोवेटिव प्रोडक्ट और सब सिस्टम निकाल के आते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए। जब वो आगे चीज़ें लेके आते हैं, उनको मौका मिलता है, और तो ऑटोमेटिकली चीज़ों जो कंपनी है वो समय के साथ आगे बढ़ती है। और जो कंपनी समय के साथ आगे नहीं बढ़ती, उसी तरीके से जैसे मैंने केस स्टडी बताई, उसी तरीके से वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में, या अपने रेगुलर प्रोडक्ट्स पे, जिस प्रोडक्ट से वो आई थी उस चीज़ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है। अगली चीज जो आती है सैटर्न राहु वालों के साथ, वो ये है कि इनको जो रेमेडियल पॉइंट से ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी की पूजा करनी है, या कहीं पर अट्रैक्शन मैंने इनके साथ देखी है, खासकर 11वें घर के साथ बहुत ज्यादा मैंने कनेक्शन देखा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सिर्फ शनि शनि राहु के साथ नहीं, बस मैं वीडियो में आपको एक रेफरेंस पॉइंट के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि ये लोग जो होते हैं, अगर 11वें घर पे एक्वेरियस साइन पे बहुत सारे ग्रह आ जाए, एक्वेरियस साइन 11वें घर पे भी हो, अगर उस टाइप का भी कॉम्बिनेशन आ जाए, मर्करी का भी रोल आ जाए, तो ऐसे मल्टीपल कुछ कॉम्बिनेशंस की वजह से कहीं ना कहीं कल की अवतार जो है, कल की का जो अवतार है या वरा अवतार जो है, उनकी तरफ इंक्लिनेशन होता है, उनकी तरफ उनकी कोई भी टाइप की पूजा करना, आराधना करने से बेनिफिट होता है। ऑफ कोर्स ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी रेगुलरली अडॉप्ट नहीं किया जाता है, पर यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं वरा अवतार को और कल की अवतार को इनके साथ। और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती रहती है इस कॉम्बिनेशन की, एक्वेरियस साइन पे खासकर, तो ऑटोमेटिकली ये कॉम्बिनेशन आपका जो बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एनर्जी है वो बढ़ा देता है। अदरवाइज अगर पूजा पाठ की बात की जाए, या फिर रेमेडियल पॉइंट से बात की जाए कि कहाँ पर आपको कैसे पूजा करना चाहिए, तो एक पूजा करने का या एक सिनेरियो और भी बनता है कि बिकॉज ये कॉम्बिनेशन पितरों की कॉम्बिनेशन बन जाती है, एंसेस्टर्स की कॉम्बिनेशन बन जाती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको पूजा करनी चाहिए, उसके अलावा इस कॉम्बिनेशन में ये भी होता है कि अगर आप ये श्योर करते हैं कि अगर आप ये श्योर करते हैं कि अगर आप पीपल का पेड़ लगा लेते हैं, एट द सेम टाइम जो पितृपक्ष होता है उसमें खास पूजा पाठ का ध्यान देते हैं, तब भी ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप पे अच्छी काम करती है। क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉम्बिनेशन इज अ ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर, या फिर ये कह सकते हैं ये ब्रिज बिटवीन योर एंसेस्टर्स एंड द फ्यूचर है। तो ये कॉम्बिनेशन इनफैक्ट टाइम ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करती है, समय के ऊपर बेटर मैनेज करना, समय के ऊपर काबू करना, समय के साथ खेलना जो है, वो पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे बेटर कनेक्ट करती है। और टाइम ट्रैवल चाहे कॉन्सेप्ट बहुत एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट नहीं है, या अभी भी वो कॉन्सेप्ट एक क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं उसको वाइड एक्सेप्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सिर्फ साईफाई मूवीज में मिली हुई है, अदरवाइज नहीं। पर ये कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर सिनेरियो पे बिलीव करती है। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो पुराना अपना सारा काम जो है वो चेक करते हैं कि मेरे को क्या काम, कहाँ से काम शुरू किया था और कहाँ तक काम पहुंचाना है मुझे।
तो ये उस चीज़ को पूरा चेकआउट करते हैं। कई बार ये फेल नहीं होते बिकॉज ये मार्केट में कुछ नया ही लेके आते हैं बेस्ड ऑन पुराना क्या था, तो पुराना पुराना पूरा चेक करना पड़ता है, उसके बाद ये नया लेके आते हैं। और वो फेलियर प्रूफ हो तो फेलियर प्रूफ प्रोडक्ट लेके आना बिलीव करते हैं ये लोग। और टाइम ट्रैवल वाले सिनेरियोज पे ये लोग कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा बिलीविंग स्ट्रांग होगा। एज अ रेमेडी आप एक और चीज़ यहाँ पर वास्तु पॉइंट से कर सकते हैं कि क्योंकि राहु सैटर्न कंजंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है वो इनको बॉडी में डिसीजेज दे सकती है, डिसीज का इशू हो सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अगर आप एयर प्यूरीफायर घर पे रख लेते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स एयर प्यूरीफायर को सपोर्ट करे उस प्रोडक्ट्स को रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो मशीनरी बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट की बातचीत यहाँ पर थोड़ी कम है। मर्करी का इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे काफ़ी लोग ऑक्सीजन बेस्ड प्लांट्स रखते हैं, कुछ प्लांट्स इंडोर प्लांट्स होते हैं जो उसको ऑक्सीजन बेस्ड प्लांट्स बोला जाता है। पर उसके अलावा अगर कुछ एयर प्योरीफायर्स जो होते हैं जो मशीनरी बेस्ड चलते हैं, जिसमें लगातार हवा चलती रहती है, एयर वेंटिलेशन चलती रहती है, एयर फ्लो चलते रहता है और उसके बेस पे एयर पार्टिकल्स को खासकर जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है पीना, तो उस टाइप के जो पर्टिकुलर एयर प्योरीफायर्स होते हैं वो इनको लगाने चाहिए है। उनको उससे बेनिफिट होगा और इनको एयर इश्यूज नहीं होगा, एस्थमेटिक इश्यूज नहीं होगा या फिर एयर प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एस्थमेटिक इश्यूज और नी इश्यूज को भी लेके आता है। बट उस एरिया में हम लोग जाएंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने जैसे बोला है कि सैटर्न की वीडियोस हमेशा ही लंबी हो जाती है। हमारी खुद की जो सैटर्न राहु सैटर्न के कंजंक्शंस की वीडियो है वो 5.5 आवर्स तक गई हुई है, जो हमने क्लास रन किया है कंजंक्शन कोर्स पे। तो उसी वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। सो आई होप ये पर्टिकुलर पॉइंटर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हो। और अगर आपसे कनेक्ट आपके एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर रहे हो तो आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन पे लिखिए, ताकि हमको बेटर अंडरस्टैंड कर पाए ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और ज्योतिष को बेटर बना सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो अपने क्लाइंट को ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस या पर्टिकुलर प्रिडिक्शंस बताइए उनको, या ये जो फीचर्स है इस पर्टिकुलर कंजंक्शन के वो उसको उनके बर्थ चार्ट के बेस पे बताइए। और वहाँ पर जो आपको फीडबैक मिलता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम इनको इम्प्रोवाइज कर पाए। फर्दर अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका पर्टिकुलर बर्थ चार्ट पे आप जानते हैं ये कॉम्बिनेशन है, ये कंजंक्शन है राहु सैटर्न की, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन पे लिख सके। और जो भी लोग इसको एक्टिवली देख रहे हैं वो लोग लाइक बटन दबा सकते हैं, सो हम एनालिटिक्स के बेस पे समझ पाए कितने लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन है, सो हम फ्यूचर में बेटर वीडियोस या ज़्यादा वीडियोस इसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में बना सके। इसके अलावा अगर आप अपने लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और कंजंक्शंस को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ज्योतिष बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप हमारा कंजंक्शन कोर्स ले सकते हैं जिसमें ऑलरेडी 35 कंजंक्शंस पे टोटल 5000 से ऊपर प्रिडिक्शंस बता दी जा चुकी है। और ऑलरेडी वो कोर्स 115 आवर्स से ऊपर जा चुका है। सो उससे आप अपने लाइफ उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसका लिंक हमने शेयर किया हुआ है ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड कर सके, इम्प्रोवाइज कर सके, या फिर ज्योतिष को बेटर अंडरस्टैंड कर सके और दूसरों की लाइफ इम्प्रोवाइज कर सके। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।